हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि शासन के अंग या शासन के तत्व क्या होते हैं। और शासन के अंग में हमने देखा कि किस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में संबंध रखती है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति का जो व्यवस्था है ना, वो तीनों अंगों के संबंध जो है भारत में, अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारत के जो तीनों अंग है उनका संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है, ना ही इंग्लैंड के जैसा है। ओके, यानी भारत में जो ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है, जिस तरीके से ब्रिटेन में कार्यपालिका जो है वो विधायिका से बनती है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। इसके बावजूद भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है, ओके, कि उनके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सके। ओके, यानी हमारा जो भारत है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध है, तो ना ही अमेरिका जैसा है टोटल, और ना ही इंग्लैंड के जैसा है। ओके, तो इन सभी की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटेन जैसा तो कार्यपालिका और विधायिका से बनता है, क्योंकि ब्रिटेन से ही हमारा जो संसदीय प्रणाली लिया गया था 2 सदन वाले, तो वो सारी चीज़ें ब्रिटेन जैसा ही पूरा का पूरा नहीं है। ओके, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय न्यायपालिका को अमेरिका न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को न्यायिक अवलोकन कर सके। यानी अगर कोई लगता है ऐसा कि कोई संविधान या कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सके, ऐसा भारतीय संविधान में प्राप्त नहीं है। जबकि अमेरिका के न्यायपालिका में ऐसा प्रावधान है कि अगर उसको लगता है कि कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। ओके, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार, यानी शासन प्रणाली जो है, ओके, अंग के बाद अगर हम प्रणाली की बात करते हैं तो शासन प्रणालियाँ क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में संबंध किए जा रहे थे, संबंध बन रहे थे, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर 3 प्रकार की प्रणाली है: परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। क्या बच्चों? परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। यानी किसी भी देश की बात करें तो किसी भी देश के भीतर या तो परिसंघात्मक प्रणाली होगा, या संघात्मक प्रणाली होगा, या एकात्मक प्रणाली होगा। ये एकात्मक, संघात्मक, जो परिसंघात्मक है, ये हमेशा केंद्र और प्रांत के बीच जो संबंध है, यानी जैसे अपने देश है भारत, तो भारत के अंदर जो राज्य हैं, ओके, हम इन्हीं की प्रांतों की बात करते हैं। तो ओके, तो भारत और प्रांत में कैसे संबंध है, यानी भारत और उसके राज्य के बीच कैसे संबंध है, वो इन 3 प्रणालियों से देखा जा सकता है। ओके, तो परिसंघात्मक प्रणाली क्या है, संघात्मक प्रणाली क्या है और एकात्मक प्रणाली क्या है। तो परिसंघात्मक प्रणाली वो प्रणाली होता है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिस पर सभी लोग सहमत हो। परिसंघ का मतलब होता है जिस पर सभी लोग सहमत हो। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि वो कहीं लिखा गया हो, कहीं औपचारिक रूप से कहीं देखा गया हो, तो जिस पर सभी लोग सहमत है, जब चाहे वो वहाँ से हट सकते हैं, जब चाहे वहाँ पे रह सकते हैं। ओके, संघात्मक प्रणाली में क्या होता है कि राज्यों का जो केंद्र से अधिक शक्तिशाली हो जाना, यानी जैसे अगर मान लो अब बिहार की बात करते हैं, अगर बिहार अधिक शक्तिशाली हो गया किससे, भारत से, तो ये कौन सी प्रणाली कहा जाएगा बच्चों, तो संघात्मक प्रणाली कहा जाएगा। अगर हम बात करते हैं एकात्मक प्रणाली की, तो संपूर्ण सत्ता या शक्ति संविधान के अनुसार केंद्र में नहीं, तो जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो संघात्मक प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा है, संघात्मक है। बल्कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ओके, तो ब्रिटेन की जो एक प्रणाली है वो कैसी है, वो आपको एकात्मक प्रणाली दिखेगी। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों की बात करते हैं तो परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक जो प्रणाली है वो केंद्र और प्रांतों के संबंध के बीच के आधार पे है। ओके, यानी केंद्र और राज्य में, यानी केंद्र और प्रांत में कैसे संबंध है, तो वो संबंध 3 प्रकार से हो सकते हैं: परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। परिसंघात्मक की कोई परिभाषा नहीं है, जिस बात पर सभी लोग सहमत हो वही उसकी कानून होंगे। बट संघात्मक में क्या होगा कि राज्यों का केंद्र से अधिक शक्तिशाली हो जाना। जैसे कि अमेरिका की बात करते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में बच्चों
जो है प्रणाली है वो संघात्मक प्रणाली है। यानी अमेरिका, जो यूनियन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा का अपना एक अलग, ब्राज़ील का अपना एक अलग, यानी वहाँ पर ब्राज़ील अपने आप में शक्तिशाली है, ना कि यूएई में। ओके, तो यूएसए, सॉरी यूएसए। ओके, तो ब्राज़ील अपने लिए बहुत शक्तिशाली है, राज्य शक्तिशाली हो गया। अगर हम बात करें तो कनाडा अपने लिए बहुत शक्तिशाली हो गया। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते तो वो अपने लिए शक्तिशाली हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो राज्य जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, किससे? केंद्र से। अगर हम भारत की बात करते हैं तो बिहार अगर शक्तिशाली होगा, किससे? भारत से। तो इसका मतलब है राज्य जो है अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उस समय उस प्रणाली को कहा जाता है संघात्मक प्रणाली। और एकात्मक प्रणाली क्या होता है कि जिसमें संपूर्ण सत्ता और शक्ति संविधान के अनुसार केंद्र में निहित होता है, जिस तरीके से ब्रिटेन में। ओके, तो ब्रिटेन में बच्चों एकात्मक प्रणाली है। कैसा प्रणाली है बच्चों? एकात्मक प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि शासन, जो स्थानीय शासन है, जो भी वहाँ पे स्थानीय शासन होगा, उसको कानून बनाने की कोई स्वतंत्रता नहीं उसको, यानी वो स्थानीय लेवल पे कोई भी कानून नहीं बना सकता। जो भी उसको मानना है वो कानून के अनुसार, जो संसद ने बना रखा है उनके अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा। यही होता है एकात्मक प्रणाली। अब बात करते हैं केंद्र और प्रांत के अलावा, तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर अगर हम बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर क्या होता है, तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली होता है। संसदीय प्रणाली वो प्रणाली होता है जिसमें राष्ट्रपति या जो उस राज्य का जो मेन अध्यक्ष है, यानी जो उसका सबसे ऊपर पहला जो उसका नागरिक है, ये राष्ट्रपति या राजाध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है। वास्तविक रूप से शासन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। जैसे कि अपने भारत की बात करते हैं तो अपने भारत में सर्वोच्च नागरिक कौन होता है बच्चों? तो अपना भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं तो उनका जो रूप है, उनका जो पावर है, शक्ति है, अगर बात करते हैं शासन में, तो उनका केवल वास्तविक रूप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। सारे कामकाज कौन करती है? प्रधानमंत्री करते हैं, भारत की बात करते हैं। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति वास्तविक राजाध्यक्ष होता है, जैसे कि अमेरिका। यानी अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में कैसी है बच्चों? अध्यक्षीय प्रणाली है। और भारत में कैसी है बच्चों? संसदीय प्रणाली है। ओके, अब आप बात करते हैं भारत की प्रणाली कैसी है। तो भारत की प्रणाली बच्चों संसदीय प्रणाली है। भारत की प्रणाली कैसी है बच्चों? संसदीय प्रणाली है। संसद में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। बच्चों जितने भी हमारे यहाँ पे या जितने भी विश्व में देश हैं, उन सब के अगर संसदीय प्रणाली है तो उसमें 2 सदन होते हैं और हर जगह के सदन का अपना अलग अलग नाम होता है। हर जगह के सदन का अपना एक अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के उच्च सदन को बोला जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को बोला जाता है लोकसभा। ओके, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्रिटेन की, किसकी बात करें बच्चों? ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के उच्च सभा को कहा जाता है लॉर्ड्स सभा, लॉर्ड्स, और निम्न सभा कहा जाता है कॉमन्स सभा। कौन सा सभा बच्चों? कॉमन्स। यानी हर एक देश में अपना एक अगर संसदीय प्रणाली है तो उसमें निम्न सदन और उच्च सदन होंगे। अब वो उस देश के अलग अलग नामों पे डिपेंड करता है कि उस देश का उच्च सदन किस नाम से है और निम्न सदन किस नाम से है। जैसे भारत का उच्च सदन किस नाम से है? राज्यसभा के नाम से, और निम्न सदन लोकसभा के नाम से। इसी प्रकार से ब्रिटेन में उच्च सदन जो है वो लॉर्ड सभा के नाम से है और जो निम्न सदन है वो कॉमन सभा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगर हम बात करें तो भारत में ऐसी क्या परिस्थिति थी कि 2 संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, यानी इसके मानने के 2 कारण थे। बच्चों पता है कि जब 1919 में द्वैध शासन लागू हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसी चीज़ को भारतीय क्या थे? अनुभव ले चुके थे, यानी उनको पूरा अनुभव हो चुका था इसके अधीन। इसलिए एक रीजन ये था कि जो उनके अनुभव हो चुके थे, भारतीयों के जो भारतीय नागरिक हैं उनको अनुभव हो चुका था, जो पहले से चलते आ रहे थे। ओके, ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली, उनका पर्याप्त अनुभव हो चुका था। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि भारत में विद्यमान क्षेत्रीय सामाजिक जो क्षेत्र है या जो उसका समाज है या जो उसके धार्मिक
वैविध्य है, वैविध्य। ठीक है, इनको देखते हुए भारत में संसदीय प्रणाली ही ज़्यादा बेहतर होगी, ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा ओके। तो इसलिए यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाया गया। लेकिन 1990 के दशक में एक राजनीतिक अस्थिरता हुई। 1990 के दशक में भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता हो गई और समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई थी। समस्या जो हुआ था वो केंद्र स्तर पर उत्पन्न हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ समय के लिए लोगों ने कहा कि अब हमारे देश में संसदीय प्रणाली जो है वो गलत है, इसके लिए अध्यक्षीय प्रणाली का होना बहुत जरूरी है, अध्यक्षीय प्रणाली का। लेकिन धीरे धीरे समाधान समाप्त हो गया और हमारे संसदीय प्रणाली को ही लोग मानने लगे। ओके, अब बात करते हैं तो भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों को पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का चयन किया जाना ही उपयुक्त था, इसलिए संसदीय प्रणाली हमारे भारत में लाया गया था। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं बच्चों जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन से फैक्ट देखते हैं बच्चों? परिसंघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों प्री में आपका, कि परिसंघात्मक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। आपको पता है कि यहाँ पर सभी के सभी सहमत होकर काम करते हैं और अगर जो राज्य अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, उसको फिर भी विनाश की तरफ ले जा सकता, क्योंकि सहमत जहाँ टूटा वहाँ पर सब चीज़ खत्म हो गया। संघात्मक में क्या होता है? जो राज्य होता है वो केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका मतलब इसको बोला जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। यानी अगर राज्य ही अपने आप को स्ट्रांग बना लेगा, राज्य ही अगर अपने आप को स्ट्रांग बना लेगा तो वो उसका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। और एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक प्रणाली में क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है एकात्मक प्रणाली में? जल्दी से इसको आप बताइए। अभी आपको बताया था थोड़े परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। परिसंघात्मक, एकात्मक और संघात्मक। जी बच्चों बिल्कुल सही, कि एकात्मक में जो कानून बनाने की जो है, यानी जो मेन शक्ति है वो केंद्र के पास है। किसके पास है बच्चों? केंद्र के पास है, यानी राज्य के पास है, वो एकात्मक होता है। यानी इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। यानी जो राज्य विनाश की तरफ भाग रहा है उसको भी केंद्र सरकार रोक लगा सकती है, उस पर संगठन बना सकती है, उसको स्टेबल कर सकती है, तो इसलिए उसको बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ये 3 प्रश्न आपके पीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः निम्न सदन और उच्च सदन में विभाजित होता है। मैंने आपको भी बताया कि किसी भी देश के लिए निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं। अब उस देश में उस निम्न सदन और उच्च सदन को क्या कहा जाता है वो अलग मैटर है, लेकिन हर देश में विधायिका जो होता है उसका निम्न सदन और उच्च सदन होता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राजाध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रूप से शासन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि संसदीय प्रणाली है भारत में और राष्ट्रपति मात्र नाम मात्र का एक राजा होता है, ओके, जिसको कहते हैं, लेकिन सारा जो अधिकार है, सारी शक्ति है वो किसके हाथ में नीत होती है? वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होती, पीएम के हाथ में नीत होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ओके, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं, और जितने भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। यानी अब हम संबंध देखेंगे कि अपने देश में और दूसरे देश में कैसे संबंध है, ओके, यहाँ की प्रणाली कैसी है और वहाँ की प्रणाली कैसी है, और उसने भारत से कैसे हमारे साथ संबंध है, ठीक है। जैसे कुछ प्रणाली भारत से ली, ब्रिटेन से ली गई है, कुछ अमेरिका से, कुछ आयरलैंड से, तो ऐसे हम संबंध देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में वो सवाल बनते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।